एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अब हम सबके सामने टारगेट है कि नवंबर तक हमारा सिलेबस एक बार मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें। कई लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेजेस आए कि मैम हिस्ट्री में हमें लगता था कि हम लोग इजीली चीज़ों को समझ रहे हैं, याद रह रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। इसका कारण है पॉलिटिकल साइंस अभी मैं लिखवा नहीं रही हूँ। पॉलिटिकल साइंस मैं ज़रूर लिखवाऊंगी। अभी एक किताब अरिहंत को टारगेट करके पूरा कर लेते हैं और इसके बाद हैंड रिटन नोट्स में लिखवाऊंगी दिसंबर में जाके। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तब भी जो लोग मई में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था अपना जो ऐप लॉन्च किया था, बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही जुड़ गए थे। ये उनका विश्वास था, उनका प्यार था कि वो इतनी स्टार्टिंग में जब कोई नौकरी नहीं थी, कुछ नहीं था, तब हमारे साथ जुड़े थे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें जितने लोग पढ़ रहे हैं, नयों के अकॉर्डिंग सिर्फ ये 3-4 महीने फोकस करके पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों को भी फायदा होगा और लॉन्ग रन में आप देखेंगे कि आपको पुराने उसी पैटर्न से जो अगले 6 महीने आएंगे ना दिसंबर के बाद, बिल्कुल चिंता मत करो। पॉलिटिकल साइंस में एक एक आर्टिकल अपने हाथ से नोट्स में खुद भी लिखूंगी यहाँ और तुम्हें भी लिखवाऊंगी। तो बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि पता नहीं मैम दोबारा से वो पैटर्न फॉलो करेंगी कि नहीं करेंगी। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस उसी तरीके से पूरी कराऊंगी जैसे हिस्ट्री कराई थी। एंशियंट और मेडिएवल आधी हो चुकी थी, एंशियंट पूरी, मेडिएवल आधी, उसी फॉर्म में बची हुई हिस्ट्री कराऊंगी और उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस कराऊंगी। लेकिन क्योंकि अभी टारगेट सामने है और बहुत सारे लोगों ने एक बार भी पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ा, तो अब जो पढ़ रहे हो ना, ये जिनका टारगेट है दिल्ली पुलिस, वो तो पूरी जी जान लगा के ये सोचो कि ये हम, क्योंकि अब हो सकता है पेपर तक दोबारा ना रिवाइज हो, इस पे जी जान लगा दो। लेकिन जिनका ये है कि भाई हमें सीखना है और हमें पेपर कोई अगले साल देना है, तो बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। एक बार नजरों में से गुजर जाएंगी ये चीजें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप ध्यान मत देना, पढ़ना आप लोग भी, सब लोग पढ़ना, लेकिन फिर से इनको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में हम पढ़ेंगे, लिखेंगे दिसंबर ऑनवर्ड्स। दिसंबर से मई तक का आपका पूरा टाइम मिलेगा, उसमें मैं दोबारा डिटेल से कराऊंगी। और जब दोबारा पढ़ाऊंगी ना, तो तुम देखना इस पढ़ाई का तुम्हें फायदा तब दिखेगा, क्योंकि तब तुम्हें संविधान बहुत हद तक आता होगा, रिटन नोट्स में तुम्हें और ज्यादा आ जाएगा। तो इसमें चिंता की बात नहीं है बिल्कुल भी। पुराने बच्चे ये ना सोचें कि उनका ध्यान नहीं रख रहे, उन पे पूरा ध्यान है। अब दोनों पे ध्यान रहेगा। दिल्ली पुलिस के 4 महीने हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ा के इसमें चीजें तुम्हारे दिमाग में से एक बार गुजर जाएंगी। फिर अगली बार जब हम लिखेंगे ना हैंड रिटन नोट्स, तो जैसे हिस्ट्री बढ़िया थी उससे भी ज्यादा अच्छी पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी। ये मेरी जबान है और इसकी मैं कीमत जानती हूँ, मैं इस कीमत को पूरा रखूंगी। ठीक है, चलिए। संविधान हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अब थोड़ा सा इसको संविधान को मैंने एक हफ्ते पूरा पढ़ा दिया है, सिर्फ संविधान के ऊपर बातें कर रही हूँ पिछले पूरे हफ्ते से। अब इसके लगभग कंप्लीशन का, संविधान एक टॉपिक का कंप्लीशन का टाइम आने वाला है और अब ये आजकल में पूरा हो जाएगा। संविधान से मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति प्रधान, इसका मतलब वो 2 पेजेस जो किताब में 2 पैराग्राफ या 2 पेजेस होते हैं वो पूरा कर लेंगे। अब आप सब जितने लोग जुड़े हैं ये सब जानते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है, सबसे बड़ा कानून है, जिसके अकॉर्डिंग इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, आम जनता, ये जितने न्यायालय हैं, न्यायाधीश हैं, चाहे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो या कोई भी बड़ी हस्ती, बड़ी से बड़ी पोस्ट जो संवैधानिक है, वो इस किताब के अंदर लिखी बातों को ही ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं, चाहे आम नागरिक ही क्यों ना हो या चाहे देश का राष्ट्रपति हो। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसने हर चीज को डिफाइन कर दिया। और ये किताब लिखने में हमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये तब लगा जब ये किताब हमने ओरिजिनल अपनी नहीं लिखी है, हमने हर देश के बेस्ट पार्ट को उठा के इस किताब में ऐड कर दिया। और लगभग स्टार्टिंग जब हुई, जब आज़ादी के हेर फेर में इंडिया की आबादी 40 करोड़ के आसपास थी 1946 में, इसीलिए 389 सदस्यों का चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए। इसमें 292 लोग देसी रियासतों से अलग जो भारत था वहां के थे और 500 प्लस रियासतें जो महाराजाओं के अधीन अभी भी थी, जो कभी अंग्रेजों से डरते दबते थे, लेकिन अब वो कह रहे थे कि हम देसी रियासतों के मालिक हैं, हमारा मालिकाना हक है। 93 मेंबर्स उनके थे और 4 कमिश्नरी प्रांत के थे, ABCD, और इस तरह करके 389 लोग ये, और इसके अलावा 73 लोग मुस्लिम लीग के भी थे, जिन्होंने की स्टार्टिंग से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बायकॉट करना अपनी बेहतरी के लिए, शायद उन्हें वही सही लगा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और स्टार्टिंग की इसकी बैठक में महज 389 में से 207 मेंबर्स ही पहुंचे थे।
15 औरतें थी 389 में से, जिनमें इकलौती महिला जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, इस्लाम धर्म को मानती थी, वो थी बेगम अय्याज रसूल। ये इकलौता नाम है जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है। बाकी बहुत सारे नाम हैं जो मैंने आपको कुछ बताए भी थे। इन 15 में से 9 महिलाएं पहुंची और टोटल मिला के 207 लोग 9 दिसंबर 1946 को एक बहुत बड़े हॉल में, केंद्रीय कक्ष में, संसद भवन में इकट्ठे हुए, सेंट्रल हॉल में। और वहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो एज थे, उम्र दराज थे, उन्हें अपना अध्यक्ष बना लिया। लेकिन वो सिर्फ कार्यकाल छोटा सा, ये नहीं था कि परमानेंट, वो कार्यवाहक थे, काम संभालने के लिए थे। एक दिन बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गांधी को संविधान सभा ने अपना परमानेंट अध्यक्ष बनाया, जो टिके रहे इसी सीट पर अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक। और उस दिन फिर संविधान सभा ने जब संसद के रूप में काम संभाला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस देश का पहला राष्ट्रपति बना दिया गया। और जब 24 जनवरी थी तो 3 चीजें हमने फाइनल की थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। ये सब कुछ मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। अब इसको किताब जब उठाओगे ना, अरिहंत को मैं टारगेट करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि किताब से ही सिलेबस पूरा हो सकता है। ऐसे सिर्फ बोलते रहने से तो सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होगा। और उस किताब अगर तुम्हारे पास है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं, ये पीडीएफ उस किताब के ही टाइपिस्ट को मैंने दिया हुआ है, क्योंकि उनके साथ हमारी बातचीत है, हम उन्हीं की बुक्स यहाँ पढ़ाते हैं, तो उसको मैंने टाइपिस्ट से यही सब कुछ करा दिया। सब कुछ किताब की भाषा है, पर ये समझ में नहीं आती, इसलिए पहले समझाई है। आज फाइनली इसको लास्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद संविधान का छोटा टॉपिक जो था ना, बहुत छोटा, ये पूरा हो जाएगा। संविधान क्या है अब सबको समझ में आएगा, ये जो पिछले हफ्ते से एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। संविधान वो सर्वोच्च विधि है। विधि मतलब कानून। संविधान कानूनों की ही तो किताब मान लो, जिसमें लिखा है कि कैसे देश चलेगा। सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। और अगर कभी इसमें कोई भी डिस्प्यूट हो कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा। एग्जाम में आ जाएगा, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो आप टिक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है वो पावर। वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, वो किसी से दबता नहीं है। कम से कम कहते तो ऐसा ही है, चाहे दबता हो। संविधान वो सर्वोच्च विधि है जो किसी देश में राजनैतिक यानी पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिक्स सारी इसी के अंडर आती है, सामाजिक, सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एकता, ये सारी बातें इसी में लिखी हैं। आर्थिक, पैसे के ऊपर किसकी सैलरीज और ये सब बताया था तुम्हें। सांस्कृतिक, हमारे देश में किसका क्या अधिकार होगा, एससी एसटी, सबके बारे में है, सब कुछ लिखित में है। और मानवीय मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज भी तो होती है ना, किसी भी इंसान में अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है तो पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं होता। और संस्थाओं की स्थापना कैसे होगी, कैसे चुनाव होंगे, कैसे संस्थाएं बनेंगी, करती है। तो ये किताब है जो सब चीजों का ज्ञान हम तक पहुंचाती है। संविधान का उद्देश्य क्या है, एक विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति का विकास करना। एक खास तरह की, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, अलग, जैसे इंडिया की एक अलग आइडेंटिटी है, हम कॉपी नहीं करते किसी की, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। तो विशिष्ट राजनीतिक संस्कृति का विकास करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान द्वारा विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाए। कुछ नहीं आएगा इसमें से, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो मैं पिछले हफ्ते इतनी लंबी चौड़ी गाथाएं गाई ना, उन सबका निचोड़ ये है कि ये सबसे ऊंची विधि है, ये एक लिखित दस्तावेज है। इसमें लिखा गया है कि देश में समाज कैसा होगा, देश की संस्कृति कैसे होगी, देश का राजनीति कैसे होगी, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। इन सबको कंसीडर करते हुए एक किताब में नियम, कायदे, कानून, पद, शपथ, सब कुछ लिख दिया। तो इतनी टफ भाषा कहीं नहीं आनी, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने पिछले हफ्ते जो बताया उसको पढ़ के दिखा दिया। किताबी भाषा ऐसी होती है। आगे देखें, भारत ने स्वतंत्रता के बाद आधुनिक मूल्यों, ये मूल्य पुराने नहीं रहते हमेशा, टाइम के साथ समाज परिवर्तनशील है, मूल्य भी बदलते जाते हैं। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे देश में पितृसत्तात्मक समाज था, प्रॉपर्टी पे सिर्फ पिता का, पिता के बाद भाई का, भाई के बाद फिर बेटे, जो उनकी अगली पीढ़ी है, इनका हक हुआ करता था। लेकिन समाज में परिवर्तन आया और महिलाओं की स्थिति को भी माना गया कि वो भी बराबर की अधिकारी हैं। इस चीज को कहते हैं परिवर्तन आना। तो चीजें टाइम के साथ साथ बदलती गई, किताब भी बदलती गई, इसीलिए किताब में अमेंडमेंट करना पड़ा। और यही कारण है कि आज 465 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, लेकिन लिखित में 395 हैं, क्योंकि हर एक आर्टिकल को हमने नंबर नया नहीं दिया, ABCD नए नए उन्हीं आर्टिकल्स में जोड़ दिए। आगे पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद आधुनिक मूल्यों और संस्थाओं को स्थापित करने के लिए नई नई संस्थाएं भी तो बनानी पड़ती हैं। ऐसा थोड़ी कि पुरानी चीजें ही चली जा रही हैं। अब GST नई ही तो चीज है, इसके लिए नया कुछ नया नियम आया, नया कानून आया।
तो स्थापित करने के लिए, आधुनिक चीजों को स्थापित करने के लिए एक लिखित संविधान अपनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से रिटन है। कनाडा याद है, रिटन प्लस अनरिटन। अमेरिका पहला रिटन 1789। ब्रिटेन का आज तक भी लिखा नहीं गया। महारानी ब्रिटेन के जो कानून हैं वो सदियों सदियों बनते रहे और जबानी सबको याद है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन बहुत इंपॉर्टेंट, जुलाई 1946 में, ये वो 389 मेंबर्स की बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। तो इसमें तुम्हारे काम के 2 पॉइंट हैं। क्या क्या? एक तो संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में, और किसकी रिकमेंडेशंस पर हुआ, कैबिनेट मिशन। ये इंडिया आया था और इसमें 3 लोग थे, अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस था और स्टेफर्ड क्रिप्स था। तीनों आदमियों के नाम इंपॉर्टेंट हैं। क्रिप्स इसी में आए थे, क्रिप्स 1942 में भी आए थे। पैथिक लॉरेंस बताया और एक अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस ये किताब में कहीं ना कहीं लिखा भी मिल जाता है, और एक अलेक्जेंडर। ये 3 आदमी थे जिन्होंने हमारे बैठ के गांधी, नेहरू, अंबेडकर, तब तक तो गांधी भी जिंदा थे ना, 46 की घटना है, सबको कहा कि भाई अपने देश के लिए आपको संविधान, एक सभा बनानी पड़ेगी और कैसे मेंबर्स चुने जाएंगे। एक अच्छी रिकमेंडेशन दी, माने ना माने हमारी मर्जी, हमने इनकी बातों को मान लिया। तो कैबिनेट मिशन में कौन 3 आदमी आए, ये भी काम का है, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर। ये कब आया कैबिनेट मिशन? क्रिप्स आया था 42 में, कैबिनेट आया 46 में। इसी के कहने पे हमारी संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 389 मेंबर्स मैंने आपको पूरी डिटेल से समझा दिए थे कि कैसे कैसे बने थे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपके काम का है, ऊपर वाला सिर्फ पढ़ना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स काम के हैं। अब भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, ये इंपॉर्टेंट बात है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल, वर्ल्ड में इससे विशाल संविधान किसी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि इतने आर्टिकल, इतनी मोटी वॉल्यूम किताब लिख डाली। अपना कुछ ओरिजिनल नहीं था, सबका बेस्ट पार्ट उठा लिया। चाहे आयरलैंड है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन का अलिखित सही, लेकिन व्यवस्था तो उन्हीं की थी ना 190 साल। तो सब कुछ अच्छा अच्छा विदेशों से हमने ले लिया और ऐसा करते करते हमारा संविधान सबसे विशाल बना। इसके निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ये लगातार नहीं लगा, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि 1946 से 1950 आ गया था। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे डेज पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे सत्र बैठे थे। कितने सत्र बैठे थे? 11 सत्र, और एक अंतिम बैठक को भी जोड़ लें जो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। इस तरह मिला के कई किताबों में 12 सत्र लिख देते हैं। दिन अगर पूछेंगे सत्रों के 165 दिन, जिनमें से 114 दिन तक ड्राफ्टिंग कमेटी यानी B.R. अंबेडकर जी जिसके मुखिया थे, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, उसने काम किया था, जो सबसे बड़ी कमेटी थी 7 सदस्यों वाली। चलिए, तो ये कितने दिन लगे हैं? इतने। और अगर वैसे पूछेंगे सेशन तो 11 और 1 12। कब लास्ट सेशन था? तो 24 जनवरी अंतिम बैठक, जिस दिन गीत, गान और राष्ट्रपति, ये 3 चीजें फाइनलाइज की गई थी। इतना दिन का समय लगा। इसमें आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितने भाग थे? 22 भाग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर में आएगा। स्टार्टिंग के अनुच्छेद 395 थे, भाग इसमें थे 22 और अनुसूचियां थी 8। आज ये रूप बदल गया, 395 से 465 से भी ऊपर चले गए ये। आप 450 दिमाग में बैठा लीजिए, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब नए नए नियम कायदे कानून बनते जा रहे हैं। 22 से भाग हो गए हैं 25 और 8 से बन गई हैं 12। इनकी नंबरिंग दी गई है 9 10 11 12। भाग अभी भी 22 में ही ABC कर दिया और 395 में ही ABCD करके और 450 से ऊपर चले गए हैं। ठीक है, वर्तमान में कितनी लिखी अनुसूचियां? 12। भाग वैसे 25 हो गए, लेकिन लिखित में 22 ही हैं, क्योंकि उसी में 3 ऐड किए हैं। संविधान का निर्माण देश के प्रत्येक प्रांत से, हमारे देश के प्रांत थे ना, एक अंग्रेज भारत, एक कमिश्नरी इलाके और एक ये देसी रियासतें, तो प्रत्येक प्रांत, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधि। अब ये चुने गए 2 तरह के थे, एक तो वो जिनको की जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया, और दूसरे वो जिनको राजाओं ने भेजा। 500 प्लस रियासतों में चुनाव नहीं हुए थे, उनमें
उनमें से राजा को, जो उस टाइम के राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उन्होंने किसी किसी को मनोनीत कर दिया। 93 आदमी आए थे ऐसे मनोनीत वाले 500 प्लस रियासतों में से। तो प्रत्येक प्रांत से चुने गए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुल संख्या 389, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने करोड़ पर थे ये? 40 करोड़ की आबादी लिए बैठे थे हम। आज हम कहते हैं हमारी आबादी 140, याद कर लो, 137 मोदी जी कहते रहते हैं, तो 140 करोड़ लगभग आज हैं। 100 करोड़ का इजाफा हो गया आबादी में। जब आजाद हुए तो उस टाइम पे लगभग 40 करोड़ आबादी थी, तो 40 पे 400 सीट बननी थी, उसी के हेफे में एग्जैक्टली 40 करोड़ नहीं थी, 389। तो टोटल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, सीधे ब्रिटेन की महारानी के अंडर जो प्रांत थे, और 93 जो थे ये देसी रियासतों से थे जिनका मनोनयन हुआ था। इनको राजा ने जिसको पसंद किया उसको भेज दिया। और कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी कितने थे? 4। फॉर्मूला बताया था, ABCD। ए मतलब अजमेर मारवाड़, बी मतलब बलूचिस्तान, सी मतलब कुर्ग और डी मतलब दिल्ली। जैसे आज यूटी है ना, तब चीफ कमिश्नरी इलाके थे 4 आदमी आए थे। 93 आए थे राजा महाराजाओं के भेजे हुए, और 292 आए थे जो अंग्रेज भारत था इससे इलेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बता दिए आपको। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, इसी के साथ कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका ABCD, चीफ कमिश्नरी वाले 4 इलाके। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के आधार पर बांटा गया था, और कितने हिस्सों में? 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन थे ये मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय, एक सिख थे और एक सामान्य। तो हिंदू किस में आ गए? सामान्य में आ गए। सिख सीट अलग लेके थे और मुस्लिम भी सीट अलग लेके। मुसलमानों की तो मेनली मुस्लिम लीग बनी थी, इसमें भी मुसलमान थे, ऐसा समझो इसमें नहीं थे। बहुत सारे मुसलमान तो मुस्लिम लीग में गए ही नहीं। उन्होंने कहा भारत में जन्मे हैं, भारत में ही मरेंगे, और इंडिया में ही रहे वो आजादी के बाद, वो गए ही नहीं पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 समुदाय हो गए, एक सामान्य, एक सिख और एक मुस्लिम। संविधान सभा का पहला अधिवेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी, पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर को पहला अधिवेशन 1946 को संपन्न हुआ। कहाँ? संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, CH लिखते हैं, केंद्रीय कक्ष में। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया, ML ने बहिष्कार किया। कितने मेंबर लेके बैठी थी? 73, 73 आए ही नहीं। फिर क्या कहा था पंडित नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो अंबेडकर जी ने कहा रुक जाओ, पहले वेट कर लो देशी रियासतों का और मुस्लिम लीग का। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित नहीं हुआ, जनवरी में जाके पारित हुआ, 22 जनवरी, वरना 13 को हो जाता। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया 73। ये 389 से अलग है, मुस्लिम लीग के आदमी अलग हैं। 292, 93 और 4 में ये नहीं है, ये अलग से 73 है। इन्होंने बहिष्कार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो एज्ड होने के कारण अध्यक्ष बनाए गए थे, ने संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की। परमानेंट नहीं थे ये, अस्थायी तौर पर इस पद पर नियुक्त किए गए थे। कारण क्या था? इनकी एज फैक्टर के कारण इनको नियुक्त किया गया था। ये सब काम के थे जिन पे मैंने सर्कल लगाए थे। नेक्स्ट देखो, 11 दिसंबर 1946 को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 11 दिसंबर, एक ही दिन बाद, 10 तारीख को तो ये बीमार ही हुए थे, 11 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार में जन्मे थे और बिहार में गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में इंडिया जो वापसी की थी ना अफ्रीका से, आप सब जानते हैं ना, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहे थे बहुत लंबे टाइम तक, अधेड़ उम्र में जाके इंडिया वापस आए थे। जब यहाँ से गए थे तो 24 साल के यंग लड़के थे, लगभग आप लोग जितने जुड़े हुए इसी एज ग्रुप के हैं। और जब वापस आए तो 46 साल की उम्र के अधेड़, आपके पिताजी जितनी उम्र के। यानी जो मेन जीवन का टाइम था ना, जो सीखने का टाइम था, जो कहीं ना कहीं लर्निंग का टाइम होता है, वो गांधी जी ने इंडिया में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में बिताया है। और गांधी ने कहा था, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट आई वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। यानी मैं जो कुछ हूं, जो कुछ मुझे समझ में आया, मैंने सीखा जीवन में, वो मैंने अफ्रीका में सीखा। और ये सच्चाई है। अगर गांधी इंडिया में रहते ना तो शायद गांधी सीख ही ना पाते, क्योंकि गांधी के साथ यहाँ कभी इल ट्रीटमेंट होता ही नहीं, बुरा व्यवहार होता ही नहीं, क्योंकि अगले के पिताजी राजकोट के दीवान थे, अमीर आदमी थे, और अमीरों के साथ अंग्रेज कभी बुरा व्यवहार थोड़ी करते थे। बुरा व्यवहार था आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए।
तो गांधी जी के साथ जो बुरा व्यवहार फील हुआ ना उनको, वो अफ्रीका में बेइज्जती फील हुई, तब ये सत्याग्रह और अहिंसा और ये वाला रास्ता गांधी जी ने पकड़ा। अदरवाइज गांधी जी पढ़े लिखे, जैसे ये थे ना ब्रिटिशर्स, ऐसे ही थे, पहले दिमाग ऐसा ही था, सूट पैंट कोट टाई लगाने वाले, अंग्रेजी कटाकट बोलने वाले थे गांधी जी। ये तो गांधी जी की जब दुर्गत हुई, बेइज्जती हुई अफ्रीका में जाके, तब गांधी जी ने फील किया कि कैसा लगता है आम इंसान को जब उनके साथ बुरा व्यवहार होता है। और इसीलिए गांधी जी फिर वापस आए, और 15 में वापस आने के बाद चंपारण में गांधी जी ने पहली बार 1917 में नील की क्रांति, नील आपने सुना होगा ना, नील के किसानों के लिए जो चंपारण में इन्होंने आंदोलन चलाया, वहां पे इनके साथ 4 वकील थे, पेशे से गांधी भी वकील थे, उनमें से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, गांधी जी की बात मानने वालों में से हैं, और इसलिए बिहार के गांधी कहलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल देश की राजनीति में राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे रहे, 2 बार इलेक्ट हुए थे, 52 में और 57 में, लेकिन 50 से 52 बिना इलेक्शन के, क्योंकि उस टाइम पे कोई एमपी एमएलए थे ही नहीं, तो बनाता कौन, इनको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बना दिया गया था। बिहार गांधी, इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, ये छोटी छोटी चीजें पेपरों में आएंगी, वो कार्यवाहक थे, वो अस्थायी थे, ये स्थायी है, बिहार गांधी है। आगे, देश का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल, देश जब आजाद नहीं हुआ था, आजादी से पहले हमने एक सरकार की स्थापना कर ली थी और उसमें हमने अपने मंत्री भी बना दिए थे, तो वही मंत्रिमंडल है। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू ये क्या बन गए थे, ये मेन आदमी बने थे, जवाहरलाल नेहरू, इसमें आपको गांधी जी कहीं नहीं दिखेंगे। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का सारा कामकाज, राष्ट्रमंडल समझते हो ना, जो कभी महारानी ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाती हैं। कुछ नहीं आएगा, नहीं, सिर्फ समझने के लिए हल्का सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तब भी गृह मंत्री बनाया गया, और आजादी के बाद भी ये देश के पहले होम मिनिस्टर और पहले उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री पोस्ट इंडिया में लिखित में नहीं है इस मोटी किताब में, इसलिए अगर किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो साथ ही साथ उसको कोई इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है, जैसा कि पहले को दिया गया था। तो पहला उप प्रधानमंत्री पटेल थे, और इसीलिए अब उप प्रधानमंत्री का कोई कामकाज नहीं, कोई डिपार्टमेंट कुछ लिखा ही नहीं, तो इसलिए गृह मंत्री भी वही बनाए गए। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें जैसे एक ये लियाकत अली खान काम के हैं, ये पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, और पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना उनके हेड ऑफ द स्टेट बने थे, जैसे हमारा राष्ट्रपति था ना, ऐसे उनके थे जिन्ना, जैसे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उनका पीएम बने थे लियाकत अली खान। ये इंपॉर्टेंट नाम है लियाकत अली का, ये रहा लियाकत अली खान, ये उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बने ना नेहरू, ऐसे उनके लियाकत अली खान। हमारा जो हेड बने वो राजेंद्र प्रसाद, उनके जो हेड बने पूरे देश के, मुखिया बने, गवर्नर जनरल कुछ भी कह लो, वो थे अपने जिन्ना। पहले जिन्ना ऐसे नहीं थे, जिन्ना बहुत सही आदमी थे, स्टार्टिंग में कहते थे इंडिया एक होना चाहिए, लेकिन बाद में कुछ इस तरह के डिस्प्यूट्स हुए। आपने देखा होगा मॉडर्न इंडिया मैंने पूरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे कि किन कारणों से वो अलग हट गए थे, कुछ उनकी भी कमियां थी, कुछ हमारे लीडर्स की भी कमियां थी। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उद्देश्य का मैंने आपको बताया था ना, एक होता है एम और एक होता है उद्देश्य। उद्देश्य हमेशा छोटे और कम टाइम के लिए सेट किए जाते हैं, एम लंबे टाइम के लिए। उद्देश्य, अगर आपका एम बड़ा है ना, तो आपको छोटे 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 स्टेप्स लेने हैं। जैसे किसी का उद्देश्य है कि हमें हर चीज पे, हर सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, ये सोचने से नहीं होगा, धीरे 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 आप काम करेंगे, आप कंटिन्यूअसली रोज मेहनत करेंगे, तो आप छोटे उद्देश्य, भाई मैं एक हफ्ते में इतना पढ़ लूंगा, मैं अगले एक हफ्ते में इतना तैयार कर लूंगी, ये छोटे उद्देश्य होते हैं। इन पे काम करोगे ना तो फाइनली जाके गोल तक पहुंचोगे। सीधा बड़ा गोल सोचोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, पहले उद्देश्य बनाए जाते हैं। तो हमारे जो नेहरू जी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसा ऐसा हमारा टारगेट है, ये हम लोग ये ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे। इसको उसी दिन पारित कर देते, लेकिन ना तो मुस्लिम लीग वाले आए थे और ना देशी रियासतें। 13 दिसंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट भी, पेपरों में खूब आती है ये। 13 दिसंबर को किसने रखा उद्देश्य प्रस्ताव? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एग्जाम में आएगा ये, भारतीय संविधान का आधार है। इस एक जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, इसके ऊपर बेस्ड है।
लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। और उद्देश्य प्रस्ताव और ये मान लो इस जैसी ही है हमारी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जो है ना वो भी उद्देश्य प्रस्ताव को ही फोकस करके बनाई गई है। नेक्स्ट देखना, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के रूप में परिष्कृत कराने के लिए विभिन्न विषयों से संबंधित समितियों का गठन किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव में लिख दिया ऐसा ऐसा इंडिया बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे, काम करना पड़ेगा, लिखित में करो, वैसे नियम बनाओ, कुछ तो करोगे। तो ये काम करने के लिए क्या बना दी गई, समितियां। हर आदमी आएगा बैठेगा तो संविधान नहीं लिखा जाएगा, काम का बंटवारा किया गया। भाई तुम 5 आदमी ये काम करो, तुम 2 आदमी ये काम करो, तुम 7 आदमी ये करो, तुम 3 आदमी ये करो। जैसे कोई झंडा डिजाइन करेगा तो झंडे के ऊपर कोई सोचेगा मौलिक अधिकार कौन से दिए जाएंगे, कोई सोचेगा देश में राष्ट्रपति का इलेक्शन कहां से उठाया जाए, मतलब डिस्कशंस करने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए समितियां बना दी गई, जिनमें सबसे प्रमुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना, जिनमें सबसे प्रमुख ये समिति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव रामजी अंबेडकर जिनका पूरा नाम था, इनकी अध्यक्ष थे ये, अध्यक्ष। कितने सदस्य, 7 सदस्य। नाम क्या था, प्रारूप। इसी को आप ड्राफ्टिंग कमेटी भी कह देते हैं, इसी को पांडुलेखन समिति भी कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी ने किया था। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त एक्स्ट्रा, ये नहीं कहेंगे कि 7 नाम बताओ, एक तो अंबेडकर का हो गया 6, लेकिन अगर हम पढ़ लें ना तो हम टिक मार्क कर पाएंगे। मान लो पूछ लें निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो अगर हमने पढ़ा है कि कोई अय्यर, आयंगर, खेतान इस तरह के थे, तो फिर हम टिक मार्क कर सकते हैं। नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन एक आइडिया होगा ना तो आप टिक कर पाओगे, निकाल पाओगे उसमें से। तो इसके अतिरिक्त कौन कौन थे, इन बड़े आदमियों के अतिरिक्त एक आदमी का नाम है एन गोपाल स्वामी आयंगर, एक आयंगर थे। साउथ इंडिया में सरनेम्स होते हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो आयंगर भी हैं, कोई आयंगर भी हैं और कोई अय्यर भी हैं। के एम मुंशी, ये बिंदी है यहाँ, के एम मुंशी, एक मोहम्मद सादुल्लाह करके हैं, एक डीपी खेतान थे जिनकी डेथ हो गई थी। 46 में तो ये बनी थी डीपी खेतान, ये तो 47 में बनी थी। अगर पूछें ये स्पेशल, 46 में समिति नहीं बनी, 46 में बनी थी संविधान सभा, जुलाई में इलेक्शन, दिसंबर में बैठक। लेकिन अगर स्पेशल पूछने लगे प्रारूप समिति कब बनी, तो आप टिक करके आओगे 29 अगस्त को, इसी महीने में जो अब चल रहा है ना, इसी महीने में, आजादी के बाद बनी थी ये, 1947। ये इंपॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947। ये 29 अगस्त इसीलिए काम का है क्योंकि मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है, और इसको हम स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। हॉकी के जादूगर थे ना मेजर ध्यानचंद जी, कितनी ही बार गोल्ड मिला है हमें हॉकी में, तभी तो हमारा नेशनल गेम हॉकी रखा गया था। आज अगर देखोगे तो नेशनल गेम एग्जैक्टली कोई नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आप टिक करके आओगे हॉकी। वैसे है नहीं, अगर आप पढ़ोगे डिटेल में तो कोई नहीं है नेशनल गेम। 29 अगस्त 47 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, जिसके आदमियों में क्या क्या नाम है, पहला अंबेडकर जी का बहुत बड़ा नाम, फिर आयंगर है, अय्यर है, फिर डीपी खेतान, मुंशी सादुल्ला, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु हो गई और इनके बाद आए टीटी कृष्णामाचारी और एन माधवराव। ये बड़े नाम हैं जो आपको याद करने हैं। ये बीएल मित्र, ये मिश्र है, बीएल मिश्रा हैं ये, के स्थान पर नियुक्त अन्य सदस्य थे। तो एक आइडिया रखना कि कोई अय्यर है, कोई आयंगर है, कोई मुंशी है, कोई डीपी खेतान थे और सादुल्ला थे। तो ये 4-5 नाम अगर आप पढ़ लोगे ना, सुन लोगे 2-3 बार या देख लोगे किताब में, तो फिर अंदाजा लगा पाओगे। अब वहां आ जाए नेहरू या राजेंद्र प्रसाद, तो हम ढूंढ सकते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। बी आर अम्बेडकर बड़ा नाम है, आयंगर बड़ा नाम है, अय्यर बड़ा नाम है, मुंशी बहुत बड़ा नाम है, सादुल्ला बड़ा नाम है, डीपी खेतान और एक मिश्रा जी, बीएल मिश्रा, ठीक है। तो इस तरह से 2-4 बार चीजों को पढ़ लेना चाहिए, उससे फिर वो चीजें कम से कम एग्जाम में टिक करनी आसान होती हैं। 26 नवंबर 1949 विधि दिवस, कानून दिवस है ये इंडिया का, और अगर नवंबर में ही एग्जाम हुआ तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत करना मतलब अडॉप्ट करना। जैसे बहुत सारे लोग बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं ना अनाथालय जाकर, भाई अपना लिया तो अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब देखो कहाँ 389 थे और जब साइन हुए तो कितनों ने किए, 284 ने। ये 284 हस्ताक्षर हैं। और सबसे पहला साइन जो किया वो मैंने
मैंने बताया था ये डिस्प्यूटेड बात है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करते हैं तो अलग अलग आंसर हैं, किताबों में अलग, लेकिन जब मूवी में दिखाया गया तो उसमें दिखाया गया कि पहले साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लिए गए थे, वो वहाँ बैठे हुए थे मेन चेयर पे, उनके साइन कराए गए, और लास्ट किए थे पंडित नेहरू के दामाद ने, जिनका नाम क्या था, फिरोज खान था, लेकिन बाद में फिरोज गांधी बन गया था। तो 284 साइन, स्टार्टिंग के आदमी 389, ये हमने अडॉप्ट किया। एक और शब्द आ जाता है यहाँ, अधिनियमित, जिसको बोलते हैं इनैक्ट, अधिनियमित, और आत्मार्पित किया, अपने आप को सौंप दिया। ये किसने सौंपा? भारत की जनता ने। ऐसा तुम्हें कैसे पता? प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को, और लास्ट में लिखा है आज एतद द्वारा, अपने द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और डेट क्या लिखी है? 26 नवंबर 1949। ये संविधान के पेज पर लिखी हैं बातें जो बताई जा रही हैं, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद करती हूँ सबको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 26 जनवरी 1950 को हम फाइनली रिपब्लिक कहलाए, भारतीय संविधान लागू किया गया। अब लागू होने में और 26 नवंबर में अंतर जानते हो ना, क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को बिना आज़ाद हुए आज़ादी मनाई थी, मार पड़ी थी हमें, लेकिन हम नहीं बाज आए, हम हर साल आज़ादी मनाते गए। सांकेतिक स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त नहीं था, 26 जनवरी थी 1930 से। ऐसा डिसीजन किसने लिया था? रावी नदी के तट पे रात 12 बजे एक बड़ी बैठक हुई थी 31 दिसंबर 1929 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, जहां ये डिसीजन लिया गया। और इतिहास इस 26 जनवरी की गाथा को गाता रहे, वर्तमान भी और भविष्य भी। इसीलिए इस किताब को 26 नवंबर को लागू ना करके 26 जनवरी को लागू किया। लेकिन किताब में लिखे कुछ आर्टिकल 26 नवंबर से भी लागू हुए थे, जो मैंने आपको डिटेल से बताए थे। 5, 6, 7, 8, 9 याद होगा ना? आर्टिकल 60, 324, 366, 367, 89, 90, 91, 92, 93, ये सब लागू हो गया था जिस दिन 26 नवंबर था। लेकिन पूरी किताब लागू हुई है 26 जनवरी। कारण देखो, सन 1930 से 26 जनवरी का दिन संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता होती है आज़ादी, असली आज़ादी 15 अगस्त की है, लेकिन 17 साल मार खाते हुए आज़ादी किस दिन मनाई है? 26 जनवरी। ये दिन भूलने का नहीं है, इसीलिए रिपब्लिक डे इसी दिन मनाते हैं। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इस दिन हम प्रदर्शन करते हैं अपनी ताकत का। इसीलिए एक विदेशी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं 26 जनवरी को, और एक बड़ी परेड, बहुत सारी झांकियां निकाली जाती हैं राजपथ से। राजपथ पता है ना? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में जो बहुत चौड़ी सड़क है ना, उसको राजपथ कहा जाता है। उस पे पूरा भीड़, बहुत हजारों लोग बैठते हैं, और देश का राष्ट्रपति बैठता है, पीएम बैठता है, विदेशी कोई बड़ी हस्ती जिसको हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं वो आके बैठता है। उनके सामने से फिर ऊपर आसमान में सुखोई, मिग, और जैसे अब तो राफेल, जैसे अब हो सकता है अगले साल या उससे अगले साल प्रदर्शन करें, ये सब उड़ाए जाते हैं। और कितना बढ़िया, मैंने लाइव देखा है इसलिए बता रही हूँ, इतना खूबसूरत लगता है। ये प्लेन और ये सब चीजें ना यहीं से नहीं उड़ती, क्योंकि बहुत स्पीड में आती हैं, तो ये कहीं जयपुर या आसपास के इलाकों से उड़ती हैं 200-300 किलोमीटर, और इतना बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं कि देखो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां राष्ट्रपति बैठा है ना, उसी के ऊपर आके जो है कभी फूल गिराते हैं, कभी कुछ इस तरह की चीजें, कि उनको इतनी एग्जैक्ट लोकेशन इतनी स्पीड में चलते हुए कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ऑल्टीट्यूड, इन सब कितना तेज दिमाग चाहिए। तो वहां बैठ के फक्र होता है कि ये इंडियन आर्मी है, ये इंडियन नेवी है। तो हर चीज का प्रदर्शन है, एक तरह से बल का प्रदर्शन भी मान सकते हो, किसी विदेशी को बुला के हर साल हम करते हैं। तो जो पहला चीफ गेस्ट आया था वो थे डॉक्टर सुकर्णो, इंडोनेशिया के हेड थे डॉक्टर सुकर्णो। इनको हमने पहला चीफ गेस्ट बुलाया था 1950 में अपने रिपब्लिक डे पर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, माँ कौन है? ब्रिटेन का अलिखित संविधान। लेकिन केवी राव नाम के जो एक बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने कहा कि अंबेडकर ही जनक है और अंबेडकर ही जननी भी है। एक आदमी ने कहा। संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो पहला पेज, जिसको पहले मानते ही नहीं थे कि काम का है, 1973 में केशवानंद भारती मामले में, जिसको माना गया कि वो संविधान का अभिन्न अंग है, कुछ लोगों ने कहा वो संविधान की कुंजी है। पेपर में आएंगी ये बातें। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को। कुंजी याद है, जब हम छोटे थे 7वीं 8वीं 9वीं में,
तो छोटे जैसे कई जो बच्चे बुद्धू होते थे खासकर वो ज्यादा कुंजी रट लेते थे कि भाई सारे साल तो पढ़े नहीं, पेपर से 1 महीने पहले कुंजी ले आए पतली सी, उसमें 4-4 लाइन के आंसर हैं, बस पास होने भर के मार्क्स आ जाए, 33-35 टाइप के, वो कुंजी थी। कुछ लोग गाइड पढ़ते थे, गाइड होती थी मोटी जिसमें पूरा डिटेल से होता था। तो पूरे संविधान को नहीं पढ़ना, तो सिर्फ एक पेज पढ़ लो जिसको कहते हैं संविधान की प्रस्तावना, उससे आपको देश की पूरी आइडेंटिटी का आभास हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहा गया, संविधान की प्रस्तावना को कुंजी। और संविधान के पिता कौन, अंबेडकर। संविधान की मां कौन, ब्रिटेन का अलिखित संविधान। केवी राव ने क्या कहा कि अंबेडकर ही पिता हैं और अंबेडकर ही मां भी हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये सब पेपर में मिलेंगे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट देखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 11 सत्र तो हुई, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ये राजेंद्र प्रसाद को चुनने वाली संविधान सभा नहीं है संविधान सभा ही, लेकिन वो काम कर रही है संसद के रूप में। और 24 जनवरी अंतिम बैठक है। 3 चीजें फाइनल, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रपति। झंडा किस दिन किया था हमने? 22 जुलाई 1947। ये चारों चीजें काम की हैं। अब ये जो बोलती हूँ ना, जो कुछ मुंह से निकल रहा है सब तुम्हारे काम का है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही, ध्यान से सुनो। 22 जुलाई 1947, अभी आजाद हुए नहीं हैं, 15 अगस्त अभी दूर है 47 का। इस दिन हमने फाइनल झंडा अडॉप्ट कर लिया। इसे कहते हैं झंडा अंगीकरण दिवस, फ्लैग अडॉप्शन डे। फ्लैग डे एक और भी होता है जो सशस्त्र सेनाओं का है, 7 दिसंबर को, वो हमारी सेनाओं का झंडा दिवस है। लेकिन अगर पूछेंगे इंडियन फ्लैग डे या इंडियन फ्लैग किस दिन अडॉप्ट किया गया, तो आप टिक करेंगे 22 जुलाई 47 को। किस दिन हम लोगों ने 3 चीजें फाइनल की थी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। तो ऐसे याद कर लेते हैं, गीत, गान और राष्ट्रपति। तो गीत, गान, पति किस दिन? ये आजादी के बाद अपनाए हैं हमने, 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक थी ये, लेकिन झंडा आजादी वाले दिन फहरा दिया था। 15 अगस्त को झंडा ही तो फहराया, ब्रिटिशर्स का झंडा उतार कर हमारा झंडा जो था वो ऊपर हमने तिरंगा फहराया था। ये था 22 जुलाई अंगीकरण दिवस। ठीक है, ये दोनों डेट याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है ये। पहला राष्ट्रपति कब बना? 24 जनवरी को। झंडा कब अंगीकृत किया? 22 जुलाई को। लेकिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब है? सशस्त्र सेना का झंडा दिवस आ जाए तो 7 दिसंबर है। अलग अलग चीज हैं दोनों। अब ये पेपर में डिपेंड करता है कि किसी सेट में हो सकता है ये वाला डे पूछ लें, किसी में ये गलत, कोई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की भाषा से आंसर पता करना है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका एज राष्ट्रपति। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान की समितियां बनी हैं, ढेरों समितियां बनी हैं। इन समितियों में सबसे बड़ी है अंबेडकर जी वाली, क्या नाम था उसका? प्रारूप समिति। कितने मेंबर? 7। हेड कौन? अंबेडकर। आयंगर, अय्यर, मुंशी, खेतान, याद है ना, ये मिश्रा भी पढ़ रहे थे, यही नाम तो थे वहां। तो इस तरह से ही अब ये अलग अलग समितियां हैं। ध्यान से देखो, सारी नहीं याद करनी, पर पेपर में क्या आएगा ये एक्सपीरियंस बताता है कि इनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। पहली देखो, प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी समिति है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 7 सदस्य हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान संघ शक्ति। भाई संघ के संविधान के ऊपर काम हुआ, और संघ मतलब यूनियन, इसमें कौन सी पावर्स होंगी, इसके लिए भी एक समिति बनाई गई, जिसका मुखिया बना दिया जवाहरलाल नेहरू जी को। मूल अधिकार कितने मिलेंगे? ये जानते हो ना, पहले मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, फिर एक अधिकार हमसे छीन लिया गया। ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए, वो कहीं और चेंज कर दिया, कहा ये अधिकार है लेकिन ये कानूनी अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों और अल्प लोगों के, जो अल्पसंख्यक है ना, अल्प पूरा नहीं लिखा है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी। इंडिया में सब माइनॉरिटी हैं सिवाय हिंदुओं के। मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 अपने यहाँ माइनॉरिटी हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट बताता है कि कौन माइनॉरिटी है, और वो टोटल आबादी में आबादी की प्रतिशतता के आधार पर बताते हैं। तो इंडिया में हिंदुओं को छोड़ दो, बाकी सब माइनॉरिटी हैं, तो उनके लिए भी अधिकार होने चाहिए ना भाई, अल्पसंख्यक भी सेफ रहे इस देश में। और मौलिक अधिकार हर इंसान को मिलने चाहिए। सिर्फ जन्म लेने भर से ही आप मौलिक अधिकार के अधिकारी बन गए। तो इसके ऊपर काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में कितने थे? 7। एक हमसे छीन लिया, कितने रह गए? 6।
ये छीनने के लिए भी किताब में चेंज करना पड़ा। ये जो एक हम यहाँ से हटाया ना मौलिक अधिकारों से, ये 44th अमेंडमेंट है, पेपर में आएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां। और ये कौन से सन में लागू हुआ था? 1978 में। इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वां हुआ था, बहुत बड़ा चेंज था। और फिर इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, पहली बार कांग्रेस हारी, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और नई पार्टी आई थी। वो बीजेपी नहीं थी, वो जनता पार्टी थी। और जनता पार्टी में 2 पीएम बने थे 2.5 साल के अंदर अंदर। और इस टाइम पर, जनता पार्टी के टाइम पर ही 44वां संविधान संशोधन हुआ। इसको याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे, सब भूलते हैं, मैं भी भूलती थी। इसका ट्रिक मैंने अपने टाइम में बनाया था। 2 बराबर के भाई हैं, 4 4 ऐसे याद कर लो, 2 बराबर की संख्याएं, आपस में लड़े और संपत्ति का अधिकार यहां से हटवा दिया। संपत्ति का मौलिक अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया? नहीं, आज भी है, लेकिन अब ये आर्टिकल 300A में है। ए समझे? पहले 300 के बाद 301 था, लेकिन हमने बीच में वहां ऐड कर दिया आर्टिकल 300A। तो संपत्ति का अधिकार आज मौलिक अधिकार नहीं है। जन्म लेने से आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते। आप अगर उनके लायक काम नहीं करते, आप उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते, तो आप उनकी प्रॉपर्टी के हकदार नहीं हैं। प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी अधिकार है। और कोई भी माँ बाप अपने इस अधिकार का यूज अगर कर लेना, अभी इंडिया में ना वही बात है कि भाई लोग शांत हैं, अच्छे हैं, बच्चे जैसे भी उनको प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं। लेकिन विल का अगर यूज कर लिया जाए, और पेरेंट्स बहुत बार जब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो आप पढ़ते होगे अखबार में रोज आ जाता है 2-4 लाइनें ऐसी कि मैं फलां गांव का निवासी, मेरा ये पुत्र और मेरी पुत्रवधू मेरे कहे से बाहर है, इनका मेरी चल अचल संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के पढ़े होंगे ना अखबारों में, रोज 2-4 लाइन होती हैं। ये लोग अपने मौलिक अधिकार जो पहले था ना, उसका गलत यूज करते थे बहुत लोग। इसलिए सरकार ने, या मान लो किसी ने भी, जिसने भी कोशिश की, ऐसे विधेयक पेश किया, बिल पेश किया और इसको हटवा दिया। और कहां पहुंचा दिया? आर्टिकल 300A में। आज संपत्ति का अधिकार मौलिक नहीं है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। कानून का यूज करके अपने बच्चों को भी, अगर पेरेंट्स को लगता है नालायक है, तो वो लिखित में ये बात कर सकते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दान कर रहे हैं, हमारे बच्चों को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। फिर प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कौन सा यहां से हटाया? संपत्ति का मौलिक अधिकार। कैसा बना दिया? कानूनी बना दिया। मौलिक नहीं है, अब कानूनी है, विधिक है। कौन से अमेंडमेंट से हटाया? 44वें से, 1978 में। 4 4 बराबर के संख्या है, बराबर के भाई आपस में लड़े और संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा के कहां ले गए? कानूनी अधिकार। कौन सा आर्टिकल? 300A। ये सब पेपर में आती हैं जो बातें बताई जा रही हैं, और जितने लोगों का टारगेट है पेपर पास करना, उनको ये याद रखने पड़ते हैं। तो आज मौलिक अधिकार 6 हैं। किस सन से 6 हैं? ये 78 से। कौन से अमेंडमेंट से? 44वां। अब किस में चला गया ये अधिकार? आर्टिकल 300A में, कानूनी अधिकार के तहत। तो ये कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम में, मतलब उन्होंने हेड के रूप में काम किया। ठीक है, ये तो मेन थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक आधी समिति और काम की है। 2 कौन कौन सी है? मूल अधिकार पढ़ लेना, संघ वाली पढ़ लेना, प्रारूप पढ़ लेना। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है झंडा समिति। इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी ध्यान से सुनो। झंडा समिति का काम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि झंडा हमारी पहचान था, हमारे लिए आदर्श था, हमारे देश की शान था। आज भी देखो तिरंगा कहीं लहराता तो हमें भी अच्छा लगता है। किसी गेम्स में जब हमारे लोग जीत के आते हैं और जो तिरंगा कैरी करते हैं, जब हमारा वो बड़े बड़े गेम्स जब होते हैं, देखा ना, देशों की पूरी पूरी टीम्स जाती हैं, तो उसमें फ्लैग लेके जो आदमी सबसे आगे फ्लैग बियरर होता है, तो जैसे जैसे देश आते हैं उनका वो राष्ट्रगान टाइप बजता है जो जीतते हैं, तो अपने आप में एक अच्छा आभास कराता है। तो ये देश की शान है, आन बान शान के रूप में है, इसलिए झंडे पे काम करना बहुत जरूरी था। और झंडा रोज बदलने की चीज नहीं है, तो ऐसा बनाना था कि लाइफ लॉन्ग उसका मतलब लोगों की समझ में आता रहे और वो उसकी रिस्पेक्ट करते रहे। टाइम के साथ बदलेगा नहीं। आप किताब बदल दोगे, लेकिन आप झंडा थोड़ी बदल दोगे। आप झंडा तो एक आइडेंटिटी है ना, पूरी दुनिया इंडिया को उसी तिरंगे से जानती है। तो ये बहुत सोच समझ के बनाना था। झंडा समिति के लिए भी काम किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को बहुत काम थे। ये अध्यक्ष भी हैं, ये और भी बहुत सारी समितियों को देख रहे हैं। तो राजेंद्र प्रसाद इतने खाली नहीं है कि वो इसके ऊपर इतना ध्यान लगाए। हेड बना दिया, काम बेसिकली किया एक दूसरे आदमी ने, जिसका नाम है पिंगले वेंकैया। साउथ इंडियन है ये, पिंगले वेंकैया। ये है डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। पेपर में आ जाएगा इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइनर कौन है? पिंगले वेंकैया। और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारे झंडे में लंबाई चौड़ाई 2:3 है।
3 पट्टियां हैं, उनके बीच वाली पट्टी में गहरे नीले रंग का एक 24 तीलियों वाला 24 स्पोक्स लिख देते हैं, उन तीलियों को स्पोक्स, SPOKES। आधी बार ना वो जानबूझ के दुखी करने के लिए पूछ लेंगे, हिंदी में भी स्पोक्स लिख देंगे कि हमारे तिरंगे में कितने स्पोक्स हैं, तो आधों की समझ में ही नहीं आएगा। ये 24 तीलियां हैं, जो वो अशोक चक्र में ऐसे डंडियां निकली हुई है ना, 24 स्पोक्स या 24 तीलियां हैं अशोक चक्र की। ये इसके बीच में है। कैसा रंग है इसका? गहरा नीला। तो तिरंगे को 3 रंग मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसमें रंग है 4। लंबाई चौड़ाई इसकी 3:2 है। कितना भी लंबा कर दो, चौड़ा उसी के हिसाब से करना। अगर आपने ऐसे 15 कर दिया तो ऐसे आपको 10 करना है, आपने ऐसे 30 कर दिया तो आपको ऐसे 20 करना है। 3:2 ही रहेगा अनुपात, वो चेंज नहीं होगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 ही रहेगा। कितना भी बढ़ा लो, उसके अनुपात में बढ़ा देना। इंडिया का नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को अपनाया गया। सशस्त्र सेनाओं का झंडा दिवस है 7 दिसंबर का। और ये जो बनाया डिजाइन, ये पिंगले वेंकैया ने बनाया, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर होंगी। ये बीच की जो पट्टी का चक्र है वो हल्का नीला नहीं है, ना वो आसमानी नीला है, वो गहरा नीला है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, आधी जनता को यही नहीं पता कि कैसा नीला, वो टिक कराते हैं आसमानी नीला, हल्का। ये गहरा नीला है, गहरा नीला। इंग्लिश में इसी को कहते हैं नेवी ब्लू। पिछली बार भी शायद, पिछले पता नहीं उससे पिछली बार आया हुआ था डीपी में, एक बार टीजीटी हिंदी में भी आया था DSSB में, और बहुत लोग गलती करते हैं। नेवी ब्लू है ये, गहरा नीला। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो गया। इसके बाद ये अल्पसंख्यक उप समिति, अभी अल्पसंख्यक समिति का देखो बताया था, पटेल थे, ये उप समिति है। और HC मुखर्जी, बहुत बड़ा नाम है, HC मुखर्जी, ये जो है ना संविधान के संभालने वालों में इनका भी नाम था। जैसे अध्यक्ष थे ना, ऐसे उपाध्यक्ष भी थे, एक कुमार करके थे और एक HC मुखर्जी थे। वैसे इनको बाकी काम भी दिए गए थे। तो यहाँ हल्का सा देख लेना, उप समिति आए तो इसका नाम है, वरना पटेल का नाम। लगभग सारे काम राजेंद्र प्रसाद, पटेल, BR अम्बेडकर, नेहरू, इनके हाथ से, मतलब मेन काम करने वाले ये हैं। बाकी जिम्मेदारियां बहुतों को सौंप दी गई थी। ठीक है, इसके बाद संविधान की विशेषताएं क्या हैं? कितना समझ में आया तुम्हें संविधान कैसा है? तो हमारा संविधान लिखित है पूरे का पूरा और निर्मित है, लोक निर्मित लिखना चाहिए, लोगों द्वारा निर्मित है, क्योंकि लोगों के सदस्यों ने यहाँ लोक कर लेना। विभिन्न संविधानों से लिया है हमने, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रशिया, सबके संविधानों का बेस्ट पार्ट लिया। नम्य और अनम्य, नम्य क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबल, चाहे तो बदल सकते हैं, तभी तो 42वां संशोधन है, 44वां है, 104वां संशोधन भी है इसी साल। अगर बदल ही ना सकते तो फिर तो कैसे ये नरम होता? ये नरम है, फ्लेक्सिबल है। अनम्य, कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी। समानता का अधिकार कभी नहीं छीना जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार कभी नहीं, ये रिजिड है, इस मामले में इसको चेंज नहीं कर पाओगे, अनम्य है। विश्व का सर्वाधिक लंबा और विस्तृत संविधान है, वर्ल्ड का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान। 1,90,000 शब्द लिखे गए थे इसमें, 1,90,000, बहुत शब्द हो जाते हैं ये। सबसे लंबा। एकात्मक और संघात्मक शासन का समन्वित रूप है। हमारा देश क्या है, भारत क्या है? कोई तुमसे पूछे भारत क्या है तो तुमको कि भारत एक देश है, नहीं, भारत कोई देश नहीं है, ये तो हम वैसे ही कहते हैं, बस बचपन से सीखा है। एक्चुअल में भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का संघ है। पेपर में आएगा अब ये, इंडिया कोई कंट्री नहीं है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये लिखा हुआ है हमारे संविधान की उस मोटी किताब में कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय राज्य है ना जो, इन सबको मिलाकर भारत बना है। इंडिया नाम की कोई जगह नहीं। अगर हर राज्य कहे मैं एक देश हूं, अगर मान लो पंजाब कहे, राजस्थान कहे, यूपी कहे, सब कहे हम देश हैं, तो फिर इंडिया कहां ढूंढोगे? 1 गज जमीन भी नहीं है इंडिया के नाम पे, ये सब इकट्ठे हैं और इन सबको मिला के बनता है भारत। तो भारत कोई ऐसे अलग से आइडेंटिटी तो है ही नहीं, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। संघ राज्य मत टिक कर देना, संघ राज्य नहीं है हम हैं राज्यों का एक संघ। हमारे यहाँ पे राज्यों को आजादी नहीं है। अमेरिका के राज्य, अमेरिका भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन वहां राज्यों को आजादी है। जिसको अलग होना है अलग हो जाओ, 49 स्टेट्स है उनके पास, लेकिन इंडिया में ये आजादी नहीं है। यहाँ जबरदस्ती इंडिया के लोग जो है ना वो पकड़ के बैठे हैं कि कोई भी देश में से राज्य निकलने नहीं देंगे। अपनी मर्जी नहीं है तब भी तुम्हें इंडिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि वरना सब यहाँ मूर्ख है ना, अपनी अपनी मर्जी चला के सारा बांट देंगे देश को। अमेरिका में लोग समझदार हैं, उन्हें पता है पावर इकट्ठे रहने से होती है, यूनिटी दिखाने से होती है। वहां की स्टेट्स को आजादी है तब भी अलग नहीं होती, और हम जबरदस्ती पकड़ते हैं तब भी, जब देखो आंदोलन हमें अलग करो हमें अलग करो, ये हालत है हमारी। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया। इसके बाद क्या कह रहे हैं?
है। एकात्मक का मतलब होता है जब आपके देश में एक सरकार चले, और संघात्मक का मतलब ये मत मानना कि यहाँ सिर्फ भाई राज्य मर्जी नहीं चलाते, बहुत मर्जी चलाते हैं राज्य। आपको मैंने बताया था 3 लिस्ट हैं, एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती। केंद्र यानी यूनियन लिस्ट, इस पे केंद्र सरकार काम करती है। स्टेट लिस्ट पे सारी मर्जी स्टेट्स की तो है, स्टेट्स की कदर ऐसे नहीं कि नहीं है, अलग नहीं होगे, मर्जी तुम्हारी है। 66 टॉपिक्स लिखे थे, अब घटा दिए 61 कर दिए। उन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य मर्जी चलाता है। कोई राज्य अगर ना चाहे या चाहे पुलिस की भर्ती करे, टीचर्स की भर्ती करे, केंद्र कभी नहीं कहेगा तुमने इतनी पुलिस क्यों लगा ली, तुमने इतनी टीचर्स क्यों। अब तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा मन करे। यानी तुम अपनी मर्जी से भी जीवन जी सकते हो। डेली काम में कोई तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं है देश का, जैसे मन करे जैसे इच्छा अपने राज्य को चलाओ। लेकिन अगर देश पे कोई दिक्कत आई, आपदा आई, तो फिर सारी पावर छीन के देश की हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन हो सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। संघात्मक शासन का मतलब होता है जब आपके देश में फेडरल सिस्टम हो, बंटवारा हो शक्तियों का। आप केंद्र की शक्तियां भी जानते हैं, आप राज्य की भी जानते हैं, दोनों अपने अपने काम करो। लेकिन अगर कभी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है राज्य की शक्तियां छीन के देश। अब जैसे कोरोना की स्थिति का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। भगवान की दया रही कि यहाँ कोरोना उतना हानिकारक नहीं है। आपने देखा होगा ना यूरोप में क्या हाल हुआ था, कितनी बुरी तरह से फैला था। इसका कारण है कि यहाँ आते आते कोरोना जो है ना, इंडियंस थोड़े जागरूक भी हो गए, और कुछ ये कृपा भी रही कि यहाँ उतना भयानक तौर पे नहीं फैला जितना देखो इटली की वीडियोस हम देखते थे, चाइना का हम देखते थे। तो ये इंडिया में अगर स्थिति उतनी खराब हो जाती तो हो सकता है कि फिर सारे डिसीजंस पीएम लेते, ऐसा हो सकता था ना। याद है जब ये कोरोना नया नया आया तो कई बार अखबारों में लिखित में आया कि शायद भारत में आर्टिकल 360 का इस्तेमाल हो सकता है। कई बड़े बड़े लोगों ने राय दी कि देश में वित्तीय आपातकाल की स्थिति जैसा माहौल बन गया। आज तक इंडिया में 1950 से 2020 में बैठे हैं हम, आधे से ज्यादा गया, आज तक कभी आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान है इस बार कई बड़े बड़े अखबारों के एडिटोरियल में आया कि देश की स्थिति इतनी खराब है कि आर्टिकल 360 का इस्तेमाल करके वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इतनी खराब अब तो नहीं, लेकिन तब ये कई महीने लगातार ये बातें उछलती रही। अगर ऐसा हो जाता ना तो हो सकता है कि स्टेट्स की सारी पावर छीन ली जाती और फिर इस देश में एकात्मक शासन दिखाई देता। अच्छा रहा, शुक्र रहा कि वो नहीं हुआ। लेकिन अभी ये हमें समझना है कि कभी अगर ऐसी स्थिति हो तो संघ के ये लिस्ट विस्ट सब खत्म करके सारे डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ये है एकात्मक शासन। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति। कोई मौलिक अधिकार छीने तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, चले जाओ वहां, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्रणाली है। हमारे यहाँ न्याय के सामने जब न्यायपालिका है ना तो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम सब समान है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था। हर 5 साल में आपके और मेरे हाथ में पावर आती है वोट डालने की। मन करे सरकार को रिपीट करो, ना मन करे तो सरकार को हटा के दूर करो। ये तो हमारे हाथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम सबको वोटिंग राइट है। एकल नागरिकता है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं ना नौकरी का तो उसमें लिखते हैं सिटीजनशिप में इंडियन। आपकी जो नेशनैलिटी है, आपकी जो नागरिकता है ना, वो हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी और ये यूपी ये नहीं है, ये स्टेट्स हैं। लेकिन इंडिया में सिटीजनशिप सिर्फ एक दी गई है, एकल नागरिकता। कहीं कहीं ड्यूअल होती है, दोहरी नागरिकता। हमारे देश में है एकल। हम सब सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। हम अपने आप को स्टेट से नहीं, हम देश से नाम लेते हैं अपना। सार्वभौमिक, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट डालने का अधिकार है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, बार बार तीसरी बार बता रही हूं अब एक हफ्ते के अंदर। हमारे देश में हर वयस्क को, वयस्क का मतलब होता है 18 ईयर्स और उससे ज्यादा अडल्ट को वोट डालने का अधिकार है। और ये वोट डालने का अधिकार अब पीछे घटाया गया। पहले ये कितने साल था? 21 साल। कौन से सन में घटाया गया? 1989 में। और कौन सी उस किताब में कौन सा अमेंडमेंट था? ये 61st अमेंडमेंट था। 61वां संविधान संशोधन। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बहुत काम का पॉइंट है, सबके एग्जाम्स में आ सकता है, चाहे टीचिंग वाले हो, चाहे पुलिस वाले हो, कहीं भी। कौन से अमेंडमेंट से एज घटाई गई है? 61वां। 61st से कौन से सन में? 1989 में। कितनी एज कर दी? 21 से घटाकर 18। अब हर 18 साल का लड़का या लड़की जैसे ही 18 प्लस हुए, 18 डेज जिस दिन आपके पूरे हो गए, आप देश में मताधिकार का यूज कर सकते हैं। आपकी वोटर आईडी बन सकती है और आप अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को अपने हिसाब से, बिना पेरेंट्स के, बिना किसी पार्टी के दबाव के, किसी को भी वोट डाल सकते हैं। ये आपका वोटिंग राइट है और ऐसा संविधान ने हमें दिया है। तो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, हर जगह इंडिया में वयस्क मताधिकार है। ये नंबर याद रखना, 61वां। उम्र 21 से 18, सन है 1989।
1989। जितना कुछ मैंने बताया है और लिखा है ना, ये सब पेपरों में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए ये वाली पीडीएफ पूरी, जल्दी से दूसरी पीडीएफ निकाल दो जो रिवीजन में 3 थी ना हमारे पास। किस में है ये? संविधान फर्स्ट, प्रस्तावना, ये तो मैंने पूरा पढ़ा दिया था। प्रस्तावना मैं करा चुकी हूँ आप लोगों को। प्रस्तावना के सोर्सेज मैंने नहीं कराए थे अभी, वो हाँ अनुसूचियाँ मैंने कराई थी। और याद करो हम 7 अनुसूचियाँ कर चुके थे। जो लोग लेट जुड़े हैं उनको थोड़ा सा नुकसान तो होता है भाई, ये मान के चलना। ठीक है, 7 अनुसूचियाँ करा दी। ठीक है, इसको व्हाइट बोर्ड पे ले आते हैं दोबारा से। EZ, चलिए अब देखो, अब लगभग तुम्हारा संविधान का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। 3 पीडीएफ थी मेरे पास जो तैयार थी, जिनमें से 2 पूरी हो गई, एक आधी रह गई है। उस आधी का बचा हुआ हिस्सा हम कल पढ़ेंगे। अभी 5 मिनट लास्ट के मेरे पास हैं, जल्दी से एक टॉपिक पढ़ा देती हूँ। अनुसूचियों का मैंने 7 ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, इसीलिए उससे आगे की बात करती हूँ। 8वीं अनुसूची, एक भी कर लेंगे 8वीं तो बहुत है। 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनो। कल इसको सिर्फ रिवाइज कराऊंगी, समझाऊंगी नहीं, आज समझा रही हूँ, इसलिए अपना ध्यान पूरा रखना। 8वीं अनुसूची संबंधित है हमारे संविधान में लिखी मानक भाषाओं से। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 भाषाओं को मानक भाषा का दर्जा दिया है। 22 लैंग्वेजेस इंडिया में जो बोली जाती हैं उन्हें स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया। ये लिखित में है 22 भाषाएं, बहुत ध्यान से समझो। स्टार्टिंग में जब देश आज़ाद हुआ ना, जब ये संविधान था तो 14 भाषाएं सिर्फ मानक भाषाएं थी। और इंडिया में स्टार्टिंग में जो स्टेट्स बने थे ना, वो भी 14 ही बने थे। तो 14 भाषाएं थी और 14 राज्य थे। टाइम बीतता गया, राज्य भी बढ़ते गए, भाषाएं भी बढ़ती गई। आज आपके देश में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आज आपके देश में 22 मानक भाषाएं हैं, यानी जितने राज्य हैं उतनी सबकी मानक भाषा नहीं है, लेकिन 22 में 14 स्टार्टिंग से थी, इसके बाद 1 आई, फिर इसके बाद 3 आई, फिर इसके बाद 4 आई। आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये हो गई 22 भाषाएं। ठीक है, ऐसे बढ़ी हैं। जब जब प्लस का निशान लगेगा ना पॉलिटिकल साइंस में, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट किया, उस किताब में कोई ना कोई नंबर दिया, चेंज को नंबर दिया गया। तो आज 104 चेंजेस हो चुके। जब ये चेंजेस हुए ना, तब इनके नंबर दिए गए। ध्यान से देखो, ये तो स्टार्टिंग से थी, कोई चेंज नहीं था। इसमें 21वां संविधान संशोधन था, यानी किताब में 21वीं बार चेंज करके लिखा कि एक नई भाषा आ गई। फिर 3 भाषाएं जब आई तो 71वां अमेंडमेंट था, और जब 4 आई तो 92वां संविधान संशोधन था। 21 71 को अगर तुम जोड़ दोगे तो आंसर 92 ही आता है। ऐसे याद करने से भूलोगे नहीं। 21 71 92 ये अमेंडमेंट के नंबर हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया ना, 61वां संविधान संशोधन था, 44वां था, नंबर दिया जाता है। ऐसे 21 71 92। अब ध्यान से देखो, इस 21 वाले को 1967 में जोड़ा गया, इसको 1992 में जोड़ा गया, और इसको 2003 में जोड़ा गया। सन आने अब बंद बराबर है, पर फिर भी एक आइडिया रखना चाहिए। पता नहीं किसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया, वो सन डाल दे। तो वैसे मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ध्यान से रटो, ये याद रखना 21 71 92 आ जाते हैं। सन एक आइडिया रखना, 1967 1992 और 2003। अब ये जो एक भाषा आई ना, कौन सी भाषा है ये? एक, इस भाषा का नाम है सिंधी। मैं इसको अगले पेज पे ध्यान से समझो इसको। 1 3 4 कौन कौन से नंबर? 21वां अमेंडमेंट, 71वां अमेंडमेंट और 92वां। दोनों को ऐड करो तो देखो 92 ही आता है। अब ये जो एक देख रहे हो ना, 1967 में जो आई, ये है सिंधी भाषा। जो ये 3 देख रहे हो, इसको बहुत ध्यान से समझो। इसमें 2 मिलेंगी आपको जिनमें अणा आएगा, अणा, जिनके अक्षर में अणा दिखेगा हिंदी का। तो एक भाषा का नाम है कोंकणी, जो गोवा के आसपास बोली जाती है, कोंकण तट है ना। एक भाषा का नाम है मणिपुरी, इसमें भी देखो अणा है। और एक इसमें आपको विदेशी भाषा मिलेगी, नेपाली। नेपाली, कितनी अजीब बात है। हरियाणवी, जो बहुत बड़ी आबादी बोलती है दिल्ली की और हरियाणा की, वो मानक भाषा नहीं है। भोजपुरी, जो बहुत बड़ा बिहार बोलता है, मानक भाषा नहीं है। अंग्रेजी, जो पूरा देश बोलता है, मानक भाषा नहीं है। मानक नहीं है अंग्रेजी, बहुत बड़ी बात है। यादों को पता है, सोचे नहीं इंग्लिश होगी। इंग्लिश मानक भाषा संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। अंग्रेजी में सब कुछ लिखा, अंग्रेजी में सारा काम कर, सारे ऑफिशियल जितने काम काज हैं सब अंग्रेजी में, लेकिन इंग्लिश लिखित में मानक भाषा नहीं
नहीं है। ये विदेशी भाषा मानक भाषा है हमारी। जो ये 4 आई 92वें संविधान संशोधन से 4 आई, इनको ध्यान से सुनो। एक है मैथिली, एक का नाम है संथाली, एक है बोडो और एक है डोगरी। ये भी नहीं भूलनी क्योंकि ये अभी आई हैं लेटर स्टेज में। ध्यान से देखो इनमें, एक का नाम थिली, एक का नाम थाली, दोनों में थ ल, थिली और थाली, संथाली और मैथिली। एक का नाम बोडो है, बोडो में डो है ना लास्ट में, इसी से स्टार्टिंग हो रही है डोगरी की। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 92वां संविधान संशोधन सन 2003। ठीक है, ये 4 भाषाएं इकट्ठी, ये 3 और 1 ये, यानी पहले 14 थी, फिर 1 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, कुल मिलाकर कितनी हो गई आज की डेट में 22 भाषाएं। ये छोटी भाषाएं भी शामिल हैं। नेपाली विदेशी है तब भी हमारी मानक है। हमारे यहाँ हरियाणवी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मीजो बोली जाती है, ये मानक भाषा नहीं है किसी भी। अब ये 22 समझ में आ गई ना कैसे हैं ये? 14 + 1 + 3 + 4, कौन से अमेंडमेंट? 21, 71, 92, 1967, 1992 और 2003। अब ध्यान से सुनो, इन मानक भाषाओं को आप सब बहुत आसानी से देख सकते हो। आप सबके पास कोई ना कोई नोट जरूर होगा, करेंसी नोट, कोई सी भी, अपने कोई भी नोट, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का तो बंद है, 2000, जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उस नोट को अब क्लास के बाद देखना, अभी मत टाइम खराब करना। उस नोट में देखना, यहाँ एक टेबल टाइप बना मिलेगा तुम्हें। उस टेबल में अजीब अजीब से तुम्हें लिखे मिलेंगे उस नोट की वैल्यू। मान लो ये 2000 का है, एक एग्जाम्पल है 2000 का, तो यहाँ ना अलग अलग भाषाओं में 2000, 2000, 2000, 2000 लिखा मिलेगा। हर नोट में है ये, पिछले हिस्से में, पिछला मतलब नोट का जो बैक साइड है, यहाँ पे तो एक वो गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, एक कदम स्वच्छता की ओर, महात्मा गांधी के सिंबल जो है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो ये लिखा हुआ है। और इसके पास यहाँ जो ये टेबल टाइप है, इस टेबल में ये सब मानक भाषाएं हैं। और ये ABCD की सीरीज है, जैसे पहले असमिया होगी, फिर बंगाली होगी, फिर कोई CD, जिस तरह से आती जाएंगी। तो ये जो है ना, इसमें 15 भाषाएं हैं। हर भारतीय नोट के इस टेबल में, चाहे वो कोई सी भी 50 का हो या 500 का हो या 2000 का हो, सब में ये 15 भाषाएं हैं। एक बात। दूसरी बात, इसी नोट पर हिंदी भी लिखी है। मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये लिखा होता है ना हर नोट पे, भाई जितनी वैल्यू है। और प्लस इसी में इंग्लिश भी लिखी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंग्रेजी में। यानी किसी भी इंडियन नोट पर कुल भाषाएं, ध्यान से समझो इसको, अगर पूछे, बहुत आता है ये, कुल भाषाएं पूछें किसी भी इंडियन नोट पर तो कितनी लिखोगे? 17। लेकिन कहें किसी भी इंडियन करेंसी पर कुल मानक भाषाएं कितनी हैं, तो आंसर होगा 16। वो कहेंगे इंडियन करेंसी के नोट के टेबल में भाषाएं कितनी हैं? 15। टेबल से अलग मानक हिंदी है, हिंदी भी तो मानक भाषा है, अंग्रेजी आपकी मानक नहीं है। तो टोटल भाषाएं नोट पर हैं 17, सिर्फ टेबल में इकट्ठी हिंदी नहीं लिखी, तो कितनी हुई? 15। और कहें कुल मानक, तो हिंदी भी हमारी मानक है जो कि नोट पे लिखी हुई है, एक कदम स्वच्छता की ओर हिंदी में तो लिखा है। और ऐसे ही फिर ये भारतीय रिजर्व बैंक, तो कुल मानक पूछें तो 16, टोटल पूछें तो 17 और टेबल में पूछें तो 15। ठीक है, अब एग्जाम में आ जाएगा इंडियन करेंसी नोट पर कौन सी भाषा नहीं है, और उसमें आ जाएंगी अलग अलग भाषाएं। तो ध्यान से सुनो कि तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। अब तुम्हें पता है टोटल मानक कितनी है? 22 है ना, 14 + 1 + 3 + 4 ऐसे बनी है। अब वो पूछेंगे नोट पर इनमें से मानक तो 22 है, लेकिन नोट पर हम कह रहे हैं 16 मानक हैं, यानी कितनी कम है? 6 भाषा। तो पूछेंगे कौन सी मानक है पर नोट पे नहीं है, तो ध्यान से सुनो, ये चारों नहीं है। 4 ये गई, 1 ये गई, 5, ये सारी की सारी हैं। इनमें से भी एक जाएगी, कौन सी जाएगी? जो अण वाली मणिपुरी है, मणिपुरी। यानी नोट पर टोटल मानक में से 6 भाषाएं नहीं हैं, क्योंकि नोट पर कुल भाषाएं बॉक्स में 15 और एक हिंदी, 16 मानक हैं नोट पर, और वैसे हमारी मानक हैं 22। तो कितनी कम है? 6 मानक जो नहीं है नोट पर, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, यहाँ वाली सिंधी हटा दो, और इनमें से मणिपुरी नहीं है। कुछ लोग इस 3 को ना नमक से भी याद करते हैं, न, म, क, पर मुझे ऐसा लगता है उसमें फिर म से कई भाषाएं, मीजो भी आती है, मणिपुरी भी, तो इसलिए मैंने अपने लिए याद किया था अण वाली भाषा। तो अगर नमक याद रहता हो नमक से याद कर लो, इसमें से ये हटा देना। यानी नेपाली है नोट पर,
क कौन सी थी? कोंकणी है। मणिपुरी नहीं है, न सिंधी, न मणिपुरी, न मैथिली, न संथाली, न डोगरी और न बोडो। ये 6 भाषाएं मानक हैं पर नोट पर नहीं है। अंग्रेजी है नोट पर। कुल भाषाएं नोट पर 17, मानक भाषाएं 16, टेबल की भाषाएं 15। कितनी मानक नहीं है? 6। 4 नीचे की हटा देना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एक ऊपर वाली सिंधी हटा देना और एक कौन सी हटानी है? मणिपुरी। ये भूल जाओगे, इसलिए इस तरीके से याद कर लेना, ये वाली हटानी है। तो नेपाली भी है हमारे नोट पर और कोंकणी भी है, मणिपुरी नहीं है। ऐसी 4 भाषा दे देंगे कौन सी नोट पर नहीं है। तो सबको याद रखनी है कि कौन सी हटेंगी मानक में से। 4 नीचे वाली, एक ऊपर वाली और एक मणिपुरी, ये 6 हटा देना। बाकी टोटल भाषाएं कितनी हैं? 17। इंडिया में 1 रुपए का नोट आप जानते हो ना, काफ़ी सालों बाद दोबारा बनना शुरू हुआ था। सारे नोट बनते हैं आरबीआई के अंडर। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो देखता है हर चीज़। भाई 200 करोड़, ऐसा नहीं कि कितने भी नोट छाप दो। 200 करोड़ रुपए का एक वो होती है सीमा, तय सीमा कि उतने तक में इतना सोना, बहुत सारी चीज़ें होती है, इकोनॉमिक्स में सर बताएंगे। तो एक सीमा है जिसमें कि नोट छापे जा सकते हैं। 1 रुपए का नोट और जितने सिक्के हैं, चाहे वो 10 का हो या वो 5 का हो, वो 1 का हो, 50 और 25 तो बंद हो गए, जितने सिक्के हैं इन सबको और 1 रुपए के नोट को भारत सरकार निकालती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने नोट है ना, चाहे वो 5 का मान लो या 50 का मान लो, बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं हमारे, वो निकालता है आरबीआई। आरबीआई सिक्के नहीं छापता, सिक्के भारत सरकार की टकसाल में बनते हैं और इनको कहते हैं मिंट। हमारी जो टकसाल है ना, जैसे पुराने राजाओं की भी टकसाल होती थी, सिक्के बनते थे, उनको मिंट कहा जाता है। तो इंडिया में भारत सरकार सिक्के छापती है, सिक्के बनाती है मतलब, और यही सारे अवार्ड और ये सब बनाती है। और 1 रुपए का नोट भी, हर नोट पर जो आरबीआई छापेगा उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे। लेकिन 1 रुपए के नोट पर सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के सेक्रेटरी के, फाइनेंस मतलब वित्त, और सेक्रेटरी होता है सचिव। ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो सचिव बनते हैं। आईएएस ही सचिव बनते हैं, एक तरह की कंडीशन मान लो, क्योंकि सारी पॉलिसी सचिव ही बनाते हैं। अनपढ़ बन जाते हैं मंत्री, जिनको कुछ नहीं पता, कुछ लेना देना नहीं है, तो उन सबके काम करते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं। आईएएस टॉपर्स जो होते हैं ना, बढ़िया, जो बढ़िया तरीके से काम करके जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, उनको सरकार अपने अंडर सेक्रेटरी, हर चीज के सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस के, विदेश के, कपड़ा, हर चीज के सेक्रेटरी हैं, ये आईएएस अधिकारी होते हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर। सिक्के पे साइन किसी के नहीं होते। सिक्के पे एक छोटा सा सिंबल होता है, कभी नोटिस करना, हर सिक्के पे ना नीचे एक छोटा सा सिंबल होगा, कहीं गोला मिलेगा, कहीं तुम्हें ऐसा रेक्टेंगल टाइप मिलेगा, कहीं स्क्वायर मिलेगा। इन सब का मतलब होता है, इससे पता चलता है कि किस मिंट से, किस टकसाल से वो सिक्का निकला है। चलिए, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। कल एक क्लास, एक तो इसको कंप्लीट कराऊंगी और एक नोटों पर क्लास ले लूंगी। करेंसी नोट्स ये खूब आते हैं, जैसे कह देंगे बताओ 500 रुपए के नोट पर क्या है, 20 रुपए के नोट पर क्या है, 10 रुपए पर क्या है, तो ये पता होना चाहिए। कल सारा पढ़ा दूंगी कि 20 रुपए के नोट पर क्या होता है, 2000 के पे क्या होता है। फिर भी आज फ्री हो जब भी, तो नोट देख लेना। तुम्हें ना किसी किसी नोट पर ऐसी लाइन मिलेंगी, किसी नोट पर तुम्हें ऐसी लाइन मिलेंगी एक तरफ। ये नोट पे लाइन है, इनको बोलते हैं ब्लीड लाइंस। सब पे नहीं है ये, किसी किसी पर है। तो आज जब भी मौका मिले तो देख लेना कि किस किस पर हैं ये, और अलग अलग होती हैं। कहीं ये ऐसे मिलेंगे 2 डॉट, कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं ये 7 लाइन मिलेंगी। कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे, नोटों का टॉपिक कल पूरा करवा दूंगी, और अनुसूचियां। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं। ढंग से पढ़ना, अच्छी तरह से तैयारी करना, ताकि पेपर पास हो जाए। जितना मैं बोल रही हूँ ना, ये सब तुम्हें आना चाहिए। जो ये इस तरह की चीजें जो नोट्स में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं, उनको अपने एक कॉपी लेके अच्छी क्वालिटी की नोट्स बना लो। अब जैसे अमेंडमेंट कुछ बीच में बता दिया, वो लिख लिया करो। बार बार पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, तब याद होगा। सिर्फ एक किताब पढ़ने से कभी चीजें याद नहीं होती। हैंड रिटन थोड़ा बहुत जरूर करते चलना, वो मैं क्लास में भी कराती थी। किताब के साथ भी मैं बहुत सारी चीजें, बच्चे जानते हैं, साइड में लिखवाती थी। हर किताब पे, हर पन्ने पे बहुत सारे पॉइंट्स में एक्स्ट्रा लिखवाती थी। तो अब भी ये पूरी वीडियो देख के और अपने साथ साथ में लिखते चलना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।